हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूं उपनिषद श्रृंखला का एक न्यू उपनिषद लेकर के। आज हम यहाँ पर मुंडकोपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है, उपनिषद श्रृंखला के इससे पूर्व के जो उपनिषद हैं वो हम चैनल पर आप सभी को उनके लेक्चर आपको चैनल पर दे चुके हैं। और फिर उपनिषद ही क्यों ना, बल्कि चाहे वो दर्शन हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, घैरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, योग के जितने भी ग्रंथ हैं, लगभग 10 से 15 ग्रंथों को हमने यहाँ पर चैनल पर आपको वीडियो के फॉर्मेट में दिया है। आप अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर फिर से उपनिषद के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा है कि पूर्व में हम अन्य उपनिषदों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उपनिषद किसे कहते हैं ये सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इनको देख भी सकते हैं। आज हम यहाँ पर मुंडकोपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। मुंडकोपनिषद में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यूजीसी नेट में इसमें से क्या क्या पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो मुंडकोपनिषद है इससे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के शौनकीय शाखा के अंतर्गत आता है। मैंने आपको पूर्व में जो उपनिषद के जो लेक्चर दिए हैं, मैंने सभी में आपको बताया है कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से निकला हुआ है। प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद के अंतिम भाग हैं, तो ये आपको यहाँ पर जानना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुंडकोपनिषद है यह अथर्ववेद से निकला हुआ है और शौनकीय शाखा से, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि अथर्ववेद से अन्य जो जैसे कि प्रश्नोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, तो ये 3 उपनिषद अथर्ववेद के शौनकीय शाखा से ही निकलते हैं, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में भी चर्चा करने वाले हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद जो वेदों के ऊपर मैं आपको अलग से लेक्चर देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि जितने भी जो वेद हैं, प्रत्येक वेद के उपवेद कौन कौन से हैं और प्रत्येक वेद में कितने कितने मंत्र इत्यादि हमें पढ़ने को मिलते हैं। जब उपनिषद श्रृंखला में आपको कंप्लीट चैनल पर दे दूंगा तो उसके पश्चात में आपको वेदों के बारे में बताने वाला हूं। तो ये आपको यहाँ पर जानना है कि जो मुंडकोपनिषद है यह अथर्ववेद से निकला हुआ है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो उपनिषद है अर्थात जो मुंडकोपनिषद है, इसमें 3 मुंडक हैं तथा प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने कठोपनिषद देखा, केनोपनिषद देखा, प्रत्येक में वहां पर खंड, वहां पर विभाग वहां पर किए गए हैं। तो उसी प्रकार से जो मुंडकोपनिषद है इसको भी 3 मुंडकों में बांटा गया है। जैसे कि हम अलग अलग अध्याय में, अलग अलग उपनिषद में, जैसे में किसी में खंड के रूप में कहा गया है, या जैसे कि आप घैरण संहिता, हठ प्रदीपिका, पातंजलि योग सूत्र, अलग अलग ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा है पातंजलि योग सूत्र में पाद नाम से वहां पर जो चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, उनको बांटा गया है। घैरण संहिता है तो घैरण संहिता में साधन के रूप में बांटा गया है। हठ प्रदीपिका में वहां पर जो उपदेश है, उपदेश के रूप में वहां पर जाना गया है। लेकिन जो ये मुंडकोपनिषद है यहाँ पर इनको मुंडक के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 मुंडक हैं। मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं। अब यहाँ पर मुंडक का तात्पर्य क्या होता है तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। मुंडक का तात्पर्य होता है कि मन का मुंडन कर अविद्या का नाश करना, अविद्या से मुक्त होना ही यह क्या है, मुंडक शब्द का तात्पर्य है। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाए, जिस ज्ञान के द्वारा मन का मुंडन हो जाए, वह शब्द क्या है, वह क्या है, मुंडक है। तो ये आपको यहां पर जानना है। उसी को यहां पर इन्होंने कहा है मुंडक। अब यहां पर कहा है कि जो मुंडक है, इस प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं। तो प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं, तो तात्पर्य है कि 3 मुंडक हैं, तो 3 मुंडक यानी कि 6 खंड आपको यहां पर पढ़ने होंगे।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडक किस उपनिषद में है, कितने मुंडक हैं, पूछा जा सकता है कि मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक मुंडक में कितने कितने खंड हैं। तो आपको यहाँ पर सभी के रूप में यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रथम जो मुंडक है, अब हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि प्रत्येक मुंडक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जो प्रथम जो मुंडक है, प्रथम मुंडक में ब्रह्म विद्या की परंपरा, ब्रह्म विद्या के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे परा व अपरा विद्या के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। परा विद्या से कहा है कि ब्रह्मबोध होता है और अपरा विद्या में यज्ञ और उसके फल इत्यादि आते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो ये मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में अंगिरा ऋषि शौनक जी को वहां पर उपदेश देते हैं। जो शौनक जी हैं, शौनक ऋषि महर्षि अंगिरा के पास जाते हैं और उनसे अनेकानेक प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम तो प्रश्न यही करते हैं कि किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तो वैसे ये उपनिषद बहुत अच्छा है अगर जो आप ध्यानपूर्वक समझें, देखें। सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से मैं तो बार बार बोलता हूं कि हमारे जितने भी जो ग्रंथ हैं, हम जो ये योग में जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ना देखें। एग्जाम तो आप क्रैक कर ही सकते हैं। अब इतना आप चैनल पर पढ़ते हैं, मैं आपको अच्छा यहाँ पर सब कुछ पढ़ाने का प्रयास करता हूं, आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम तो आप क्रैक कर ही जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारे वर्तमान समय में हमें इनकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम बाहरी जीवन में बहुत फंस चुके हैं, भौतिकवाद में हम बहुत अधिक फंस चुके हैं। और अब परिस्थिति यहाँ पर ये आती है कि हमारे पूर्वज भी ये सब चीज़ें अब नहीं जान पाते। जब हमारे पूर्वज यानी कि आज की जो जनरेशन है वो ये सब चीज़ें नहीं जानती, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे कहाँ से? तो कम से कम अगर जो हम योग मार्ग में आए हैं तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी और पढ़नी और समझनी आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा है कि प्रत्येक अगर जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनसे हमें कोई ना कोई नया मार्ग हमें देखने को मिलता ही है, नई समझ, नई सोच हमें पढ़ने को, जानने को मिलता ही है। तो यहाँ पर जो अंगिरा ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि के पास शौनक जी आते हैं शिष्य के रूप में। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि प्रत्येक उपनिषद में हमें गुरु शिष्य संवाद पढ़ने को मिलता है। तो जब शौनक जी वहां पर अंगिरा ऋषि के पास आते हैं तो कहते हैं कि किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तो जब यहां पर प्रश्न करते हैं तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि दो चीजें हैं, एक पराविद्या है और एक अपराविद्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो पराविद्या यहां पर श्रेष्ठ मानी गई है और अपराविद्या यानी कि जो 4 वेद 6 शास्त्र इत्यादि हैं, तो यहां पर अपराविद्या से श्रेष्ठ यहां पर पराविद्या कहा है। अपराविद्या अर्थात ओमकार, इसके बारे में यहां पर इन्होंने कहा है। तो ये सब चीजें यहां पर इन्होंने कहा है। आगे कहते हैं कि पराविद्या से ब्रह्मबोध होता है, यानी कि ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और जो अपराविद्या है, अपराविद्या, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ये भी कहा है कि अपराविद्या श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अपराविद्या के द्वारा हम यज्ञ इत्यादि, कर्मकांड इत्यादि कैसे किए जाते हैं, कैसे उनकी विधियां हैं, वो सब हम यहाँ पर जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। ये सब कुछ आपको प्रथम मुंडक में पढ़ने को मिलता है। मैंने जानबूझ करके इसको ज़्यादा रिपीट नहीं किया है और जानबूझ करके हम यहाँ पर ज़्यादा अंदर नहीं गए हैं, क्योंकि जब हम इस उपनिषद को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर ये जो टॉपिक हैं सभी टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। आज हम सिर्फ जो संपूर्ण जो परिचय है वो यहाँ पर जानने वाले हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो द्वितीय मुंडक है। अब द्वितीय मुंडक में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, ये आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। तो द्वितीय मुंडक में अग्नि की भांति ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति और लय। प्रश्न करते हैं कि जो ये जगत है, जगत की उत्पत्ति होती कैसे है? तो यहां पर कहते हैं कि अग्नि की भांति ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति और लय, ओमकार रूपी धनुष एवं आत्मा रूपी बाण से लक्ष्य भेद आदि, ये सब हमें इस उपनिषद अर्थात इस खंड के इस मुंडक के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अग्नि की भांति, देखो जैसे कहते हैं कि जैसे अग्नि की चिंगारी होती है ना, आप मैच बॉक्स, आप माचिस जलाते हैं तो एक चिंगारी ही तो होती है।
लेकिन उसी चिंगारी से हम कितनी सारी अग्नियां हम देखते हैं, जंगल के जंगल जल करके राख हो जाते हैं। किससे? सिर्फ एक चिंगारी से। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि की चिंगारी की भांति, जिस प्रकार से एक चिंगारी से संपूर्ण अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से जो ये ब्रह्म है, ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति और लय होती है, या फिर लय हुआ है। अब किस प्रकार से हुआ है, इसका एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस भी हम इस उपनिषद में जानेंगे। आगे कहते हैं कि इसी उपनिषद में हमें ओमकार रूपी धनुष एवं आत्मा रूपी बाण से लक्ष्य भेद की चर्चा यहां पर की गई है। यह भी आपको जानना है। ओमकार क्या है? ओमकार रूपी धनुष है और आत्मा रूपी बाण है। तो धनुष रूपी कौन है? ओमकार। तो ओमकार रूपी धनुष पर हमें आत्मा रूपी बाण चढ़ाना है और लक्ष्य भेद किसका करना है? ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार करना है। तो ये सब चीजें भी हम अच्छे ढंग से जानेंगे। धनुष क्या है, तर्कस क्या है, सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे, अच्छे ढंग से यहाँ पर जानेंगे। लेकिन ये सब के बारे में हम अलग से लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर में अगर जो चर्चा करेंगे तो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जहाँ तक मुझे अंदाज है शायद आप लोगों को लंबे टॉपिक पसंद नहीं आते। खैर, मेरा तो प्रयास होता है कि आप लोगों को जो भी टॉपिक मैं प्रारंभ करूं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। लेकिन आप लोगों की जैसी इच्छा होती है, मैं चैनल पर आप लोगों को उसी प्रकार से टॉपिक, उसी प्रकार से लेक्चर देता हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि आप अच्छे ढंग से अपनी इच्छानुसार आप चैनल पर तैयारी कर पाएं, किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर पाएं, और अगर जो आप ध्यानपूर्वक अगर जो चैनल को देखते हो तो कुछ नई एक दृष्टि आपको प्राप्त हो। आगे आप यहां पर देखेंगे जो हम तृतीय जो मुंडक जो यहां पर जो पढ़ते हैं, तृतीय मुंडक में यहां पर शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षियों का उदाहरण यहां पर दिया गया है। जैसे कि जिस प्रकार से जो शरीर रूपी जो एक वृक्ष है, जो वृक्ष है उसी में कहा है, जैसे कि वृक्ष में अगर दो पक्षी बैठे हों, तो यहां पर भी उन्होंने कहा है कि जो शरीर रूपी जो वृक्ष है इसमें दो पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। तो ये यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ब्रह्म को समझने के लिए, और ब्रह्म प्राप्ति के साधन इत्यादि यहां पर बताए गए हैं। तो यहां पर ये सब कुछ आपको यहां पर जानना है। आगे यहां पर कहा है कि इन पक्षियों के उदाहरण सहित यहां पर इन्होंने कहा है कि अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, या फिर हमारा अंतःकरण हो ही ना। अब मैंने जो ये शब्द जो प्रयोग किया है, अंतःकरण हो ही ना, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है वो उसको इसके ज्ञान ही नहीं होता है, उसके लिए ये दृष्टि है। ये सब कुछ आप वेदांत में पढ़ने को आपको मिलेगा। जब हम वेदांत दर्शन आपको समझाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहां पर आप मुंडकोपनिषद यहां पर जान चुके हैं, कौन से वेद से मुंडकोपनिषद निकला है, मुंडकोपनिषद का तात्पर्य क्या है। साथ ही साथ आपने यहां पर यह भी जाना है कि मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक हैं, कितने खंड हैं, किस मुंडक में किसके बारे में चर्चा की गई है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपका जो ये पूरा जो उपनिषद है अधिक से ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी जानना है कि जो ये उपनिषद है, इस उपनिषद में हमें परा व अपरा विद्या के बारे में जानना है। मैंने आपको पूर्व में ही कहा है। ब्रह्म विद्या की महानता, ब्रह्म विद्या क्यों महान बताई गई है, इसके बारे में पढ़ना है। कर्मफल की निष्ठा, इसके बारे में इस उपनिषद में पढ़ना है। सृजनात्मकता, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, सृजन कैसे होता है, ये सब हमें इस उपनिषद में पढ़ना है। तपस्या व गुरु भक्ति इस उपनिषद में पढ़ना है। ध्यान का लक्ष्य, तो ध्यान का लक्ष्य मैंने आपको बताया, जैसे कि बाण रूपी, आत्मा रूपी बाण, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आदि इस उपनिषद में प्रमुख हैं। जो ये टॉपिक हैं ये आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, और अगर जो आप मास्टर या फिर पीजी डिप्लोमा इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे ये टॉपिक आपको वहाँ पर दिए जाते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। तो ये सभी के बारे में साधारण रूप से तो मैंने इस
लेक्चर में बता दिया है, लेकिन डीप हम किसी न्यू लेक्चर में सीखने और पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि एग्जाम जो ये टॉपिक होता है, टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर चैनल पर दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। प्रथम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से मुंडकोपनिषद में वर्णन किया गया है? पराविद्या, अपराविद्या, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो किसके बारे में इस उपनिषद में चर्चा की गई है? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर यहां पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो कितने मुंडक हैं ये सभी मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर है, निम्नलिखित में से मुंडकोपनिषद में कितने खंड हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो प्रत्येक मुंडक में कितने कितने खंड हैं ये आप सभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आपको यहाँ पर कितने पूर्ण रूप से कितने मुंडक हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक चैनल की ओर से पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। दोनों ग्रंथों में योग के लगभग 10 से 15 ग्रंथों को इंक्लूड किया है। इनके प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर दी है। आप डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आपको ये बुक मिल जाएंगी। चौथे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से मुंडकोपनिषद में किन किन का संवाद है? अंगिरा का, शौनक का, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बताया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला का एक न्यू उपनिषद यहाँ पर हल किया है, उसको यहाँ पर जाना है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर अपलोड होने से पूर्व हफ्ते भर पहले ही कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला का एक न्यू उपनिषद अर्थात मुंडकोपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है, उसको यहाँ पर समझा है। आशा है अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर जो आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।